नमस्कार। चलिए आज भारत की उस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जो वीरता और दोस्ती की एक मिसाल है। हाँ, हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई की। कहते हैं ना, इतिहास में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दोस्ती से कहीं ज्यादा होते हैं और किसी भी फर्ज से बढ़कर। ये कहानी बिल्कुल एक ऐसे ही अनोखे बंधन की है जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं 12वीं सदी के भारत में। यहाँ हमारी कहानी के दो हीरो हैं, एक राजा और उसका कवि दोस्त। देखिए, ये दोनों किरदार एक दूसरे से कितने अलग थे, पर फिर भी एक दूसरे के बिना अधूरे थे। एक तरफ थे दिल्ली और अजमेर के महान शासक पृथ्वीराज चौहान, जो अपने शौर्य और इंसाफ के लिए जाने जाते थे, और दूसरी तरफ थे उनके दरबारी कवि और सबसे पक्के दोस्त चंद बरदाई। मतलब एक की ताकत तलवार थी तो दूसरे की ताकत थे उसके शब्द। चंद बरदाई सिर्फ एक दोस्त ही नहीं थे, वो एक तरह से उस दौर के इतिहासकार भी थे। उन्होंने ही पृथ्वीराज रासो नाम का महाकाव्य लिखा था, जिसने पृथ्वीराज चौहान की पूरी कहानी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। और ये जानना बहुत जरूरी है कि आज हम जो भी बात कर रहे हैं उसका ज्यादातर हिस्सा इसी महान ग्रंथ से आता है। सोचिए, राजा के कारनामों को कवि के शब्दों ने जिंदा रखा। अच्छा, अब कहानी में एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जो पृथ्वीराज के साहस और उनकी मशहूर प्रेम कहानी दोनों को एक साथ दिखाता है, संयोगिता का स्वयंवर। ये किस्सा तो एकदम फिल्मी है। कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी बेटी संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए बुलाया ही नहीं, पर संयोगिता ने क्या किया, उन्होंने सभा में मौजूद सारे राजकुमारों को नजरअंदाज करके पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। और फिर कहानी का असली हीरो आता है। पृथ्वीराज चौहान वहां पहुंचे और भरी सभा से संयोगिता को ले गए। ये प्यार और स्वाभिमान दोनों का एक बहुत बड़ा सबूत था। लेकिन प्यार और जीत की इस कहानी के बाद किस्मत एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। अब हम उस बड़े टकराव की ओर बढ़ रहे हैं जिसने पृथ्वीराज के पूरे शासनकाल को हमेशा के लिए बदल दिया। मोहम्मद गोरी के हमले। यहां किस्मत का खेल साफ दिखाई देता है। तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हरा दिया था, लेकिन बस एक साल बाद 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में पासा पूरी तरह पलट गया। इस बार पृथ्वीराज हार गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। और अब कहानी अपने सबसे नाटकीय मोड़ पर आती है। पृथ्वीराज चौहान कैद में हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। यहीं से शुरू होती है एक अंधे राजा के इंसाफ की कहानी। कैद में पृथ्वीराज की आंखें छीन ली गई, उन्हें अंधा कर दिया गया। यह उस महान नायक की जिंदगी का सबसे मुश्किल और सबसे अंधेरा दौर था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या एक अंधा राजा न्याय कर सकता है? जब ऐसा लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तभी एक किरण बनकर पहुंचे उनके वही वफादार दोस्त चंद बरदाई। और यहीं पर चंद बरदाई ने इतिहास का वो मशहूर दोहा कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये सिर्फ एक कविता नहीं थी दोस्तों, ये एक सीक्रेट कोड था, एक गुप्त संदेश जिसमें दुश्मन की सही सही लोकेशन बताई गई थी। तो हुआ ये कि कवि ने एक दोहे में गोरी का पूरा पता बता दिया। अंधे पृथ्वीराज ने सिर्फ गोरी की आवाज सुनी और अपने दोस्त के शब्दों पर भरोसा करके मन में निशाना साधा, और फिर उन्होंने चलाया अपना शब्दभेदी बाण, एक ऐसा तीर जो सिर्फ आवाज की दिशा में जाता है और बिना देखे अपने लक्ष्य को भेद दिया। ये दोस्ती, विश्वास और हुनर की एक ऐसी मिसाल है जो शायद ही कहीं और मिले। कहते हैं कि इस आखिरी काम के बाद दुश्मन के हाथों बेइज्जत होने से बेहतर दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की जान ले ली। उन्होंने ये तय किया कि उनकी कहानी हमेशा वीरता और बलिदान की कहानी बनकर ही याद रखी जाए। तो वो अपने पीछे क्या छोड़ गए? पृथ्वीराज चौहान हमेशा के लिए वीरता का प्रतीक बन गए, चंद बरदाई वफादारी का, और उनका बंधन दोस्ती और बलिदान की एक ऐसी अमर कहानी बन गया जिसे आज भी सुनाया जाता है। और इस पूरी कहानी का जो सबसे गहरा मतलब है वो ये है कि शब्द भी तलवार बन सकते हैं। चंद बरदाई के शब्द उतने ही ताकतवर और असरदार साबित हुए जितने कि पृथ्वीराज के तीर। और अंत में ये कहानी हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, इतिहास कौन लिखता है? वो राजा जो बड़े बड़े काम करता है, या फिर उसका कवि जो उस कहानी को हमेशा के लिए अमर बना देता है?